हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि अभी तक आपने देखा होगा कि हमने केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड बायोलॉजी की क्लास 12th बिहार बोर्ड के बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं जो कि बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम फिर से केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और जल्दी आपके केमिस्ट्री का पेपर भी आने वाला है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लें। फिज़िक्स का भी आप देख लें, फिज़िक्स का पेपर आने वाला है। हमने फिज़िक्स के भी 2 वीडियोस डाले हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और उसके पीछे जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज हम केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले वाले पार्ट में हमने केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन देख लिए थे, जैसे इसी वाले PDF से हमने अप्रॉक्स 20 क्वेश्चंस देखे थे पिछले वीडियो में। तो आज हम उसके आगे से बात करेंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, हर चैप्टर से हैं और आपको इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेंगे। तो 20 तक तो हमारा हो गया था। तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। वैसे मैं इंग्लिश में डिफ़ाइन करूँगा, लेकिन हिंदी भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो आप आसानी से समझ सकते हैं। दोनों में कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन ऑक्साइड इज़ रिड्यूस्ड इन ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि ब्लास्ट फर्नेस के अंदर क्या होता है, हम आयरन ऑक्साइड रिड्यूस होता है, यानी हम आयरन ओर से आयरन को क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये किस में होता है, ये ब्लास्ट फर्नेस के अंदर होता है। तो ये कह रहा है कि आयरन का जब ऑक्साइड बन जाता है, मान लो FeO, ये एक आयरन का ऑक्साइड बन गया, तो इसको कौन रिड्यूस करता है ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। तो इसके रिडक्शन के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड इस आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस करता है। तो हमारा ऑप्शन देख लें, ऑप्शन है हमारा लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का फार्मूला सबको याद होगा ना, CaCO3। तो ये तो रिड्यूस नहीं करता। सिलिका है ऑप्शन में, सिलिका का फार्मूला होता है SiO2। मैं क्वेश्चन के साथ साथ जो है हम ऑप्शन भी देखेंगे कि इस तरह के ऑप्शन क्यों बना रहा है, क्या यहाँ से और कोई दूसरे तरह का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है या नहीं हो सकता। इसलिए हम ऑप्शन को भी जज करेंगे कि इस तरह के ऑप्शन क्यों आ रहे हैं, ताकि हमें समझ में आए कि गलत क्यों है ये ऑप्शंस और इसका सही आंसर क्या है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम पर इसी ऑप्शन से कुछ नया क्वेश्चन बन जाए, तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन के बारे में भी, इसलिए हम डिटेल में देखेंगे इस वीडियो। ठीक है, तो और ये है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, यही हमारा आंसर जाएगा। और दूसरा है कार्बन भी रिडक्शन के काम आता है, लेकिन ब्लास्ट फर्नेस के अंदर आयरन ऑक्साइड के रिडक्शन के लिए जो काम आता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो इस तरह हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C, क्वेश्चन नंबर 21 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेटलर्जी चैप्टर से ही है। द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ एन इम्प्योर मेटल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस इज कॉल्ड। है ना, रिफाइनिंग का प्रोसेस पूछ रहा है जिसमें इम्प्योर मेटल इलेक्ट्रोलाइसिस के बेसिस पर होता है। तो एक तो ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रो रिडक्शन, ऑटो रिडक्शन, फ्यूज़न। नहीं, तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ही है हमारा ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस के बेसिस पर जो रिफाइनिंग होती है वो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होती है। अच्छा, अगर एग्जांपल की बात करें तो ये आपका मान लीजिए कॉपर है, ठीक है, और भी है, कॉपर है, Ag है, Pt है, इस तरह के एलिमेंट्स में, यानी इस तरह के इसमें आप रिफाइनिंग के टाइम पर हम इसका यूज़ करते हैं। तो सही ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अच्छा, इसमें एक और रिफाइनिंग का प्रोसेस दिया हुआ, ऑटो रिडक्शन। ठीक है, ये पता होना चाहिए, कई बार पूछ लेता है कि ऑटो रिडक्शन कौन कौन शो करता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो ऑटो रिडक्शन जो शो करते हैं वो कौन कौन से हैं, एक होता है कॉपर, एक होता है लेड जिसे हम Pb कहते हैं, और एक होता है मरकरी, Hg। ये 3 एग्जाम्पल ऑटो रिडक्शन में आप याद रखना। ठीक है, कॉपर, Pb और Hg। हो सकता है इस बार ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि ऑटो रिडक्शन कौन शो करता है, तो ये आपको 3 एग्जाम्पल याद होने चाहिए। वैसे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो आपका इलेक्ट्रो रिफाइनिंग है। ठीक है, चलिए अब ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया आपको कि इस तरह और भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉपर मेटल इज़ एक्सट्रैक्टेड। ये हमसे पूछ रहा है कि कॉपर मेटल
किससे एक्सट्रैक्ट होता है, या ये कह लीजिए कि कॉपर मेटल किस ओर से मिलता है हमें, CU2O, Cu2S, CuFeS2 या CuCO3, CuH2, ये सब क्या है, ये सब ओर्स के नाम हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये सब ओर्स के नाम है। हमसे जो पूछा है कॉपर मेटल ये किससे एक्सट्रैक्ट होता है, तो ये हमारा जो इसका आंसर है वो है हमारा CuFeS2। ठीक है, इसका जो नाम है इसे हम कहते हैं कॉपर पायराइट, CuFeS2 कॉपर पायराइट। अब जैसे हमारा ये ऑप्शन ठीक है, CuFeS2 इसका आंसर है, लेकिन अब बाकी जो ओर्स बचते हैं इसके बारे में क्या हो सकता है, आपसे नेक्स्ट टाइम किसी दूसरे ओर का नाम देकर उसका फार्मूला पूछ ले या फार्मूला देकर उसका नाम पूछ ले, तो हम सारे ओर्स को देख लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए आपका जो आंसर है वो पहले मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये है, और इसका नाम क्या है, कॉपर पायराइट, जो अभी मैंने लिखा भी था, फिर से लिख दे रहा हूँ, कॉपर पायराइट, ये मैंने रेड से लिख दिया। इसके बाद हम कलर चेंज करके इससे अब हम लिखते हैं बाकी ओर्स का, जैसे ये वाला ओर्स है, इसका क्या नाम है, CU2, इसको कहते हैं क्यूपराइट। ठीक है, क्योंकि हो सकता है इस बार आपसे दूसरे ओर के बाद डिटेल पूछ ले, क्यूपराइट क्या क्या फार्मूला है, तो आप कहना CU2O। फिर जैसे दूसरा एग्जाम्पल है बी में CU2S, क्या है, CU2S, इसका क्या है, इसको हम कहते हैं कॉपर ग्लेंस, इसका क्या है, कॉपर ग्लेंस। और से फार्मूला और से क्वेश्चन हर साल आ जाता है, तो इसको अच्छे से देख लेना, क्या है, इसको कॉपर ग्लेंस। फिर एक दिख रहा है CuCO3.CuOH2। ठीक है, इसका जो नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फार्मूला और नाम दोनों देख के जाना। इसको कहते हैं मेलेचाइट या मेलेकाइट, जो भी कह लो, MALSCHITE। ठीक है, ये लिख दिया मैंने मेलेचाइट। तो ये मैंने और सारे के बता दिए। वैसे हमारा जो ऑप्शन है वो आपको भी पता है, हमारा यहाँ पर जो जाएगा CuFeS2 कॉपर पायराइट जाएगा। बाकी और उसके भी हमने डिटेल यहाँ पर दे दी है, क्या ना। इस वीडियो का असल में फ़ायदा ही यही है कि क्वेश्चन के साथ साथ और इस एक्स्ट्रा जो भी डेफिनेशन वगैरह है, जो भी एक्स्ट्रा आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है वो सब यहाँ बताया जाएगा। ठीक है, तो सबसे आगे फिर इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। देखो नॉन मेटल से अटैच हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन कौन कौन शो करता है, नाइट्रोजन से अटैच हो ये हाइड्रोजन शो कर देगा, ऑक्सीजन से अटैच हो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, HCl से हो ये नहीं करेगा, और HF ये भी करेगा। तो हाइड्रोजन किससे अटैच होना चाहिए, नाइट्रोजन से होना चाहिए, ऑक्सीजन से होना चाहिए, फ्लोरीन से होना चाहिए। तो इन तीनों से अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, और इसके अलावा है तो फिर नहीं करेगा। और भी कुछ केस हैं जो कि यहाँ पूछे नहीं जाते, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमें डिस्कस करने की चीज़ है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तीन आप याद रखना, और Cl से नहीं करेगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो HCl है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में है, द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैस मतलब 18th ग्रुप, एकदम लास्ट वाला। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक तो S के अंदर यानी NS के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे, और NP के अंदर भी इसका भी पूरा होगा, यानी P में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो NP 6 हो जाएगा। तो नोबल गैस कौन शो करेगा, NS2NP5 नहीं, NS2NP6 हाँ, NS2NP4 4 नहीं, 3 भी नहीं। तो नोबल कौन से, NS2NP6 फुल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये। ठीक है ना, इसी को हम नोबल गैस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक मिनट, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, खुद को रिड्यूस करता है। तो इसकी जो ऑर्डर है वो, उसका ऑर्डर मैं लिख दे रहा हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होता है, फिर क्लोरीन Fl2Cl2, फिर Br2 एंड देन I2। ठीक है, इसे लिख दे रहा हूँ, छूट गया वो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो ऑर्डर आएगा वो F2Cl2, फिर Br2 और फिर I2। तो क्या ऑप्शन जाएगा, इस हिसाब से जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑप्शन जाएगा वो F2 जाएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा ना, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट, तो ऑक्सीजन अगर लीस्ट पूछता तो I2 जाता।
तो स्ट्रॉन्गेस्ट के केस में क्या जाएगा, F2 चला जाएगा। ठीक है, इसके आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन S8, S8 किसी से जुड़ा नहीं है तो S8 में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई कंपाउंड नहीं बना रहा है ना, तो 0 हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, द ट्रांजिशन एलिमेंट इन द फॉलोइंग कपल इज, कल ही मैंने बताया था 3 तरह के एलिमेंट बताया था ना, एक रिप्रेजेंटेटिव बताया था, मतलब एक दूसरे लेक्चर में बताया होगा रिप्रेजेंटेटिव, दूसरा ट्रांजिशन और थर्ड जो मैंने बताया था वो बताया था इनर ट्रांजिशन। बहुत अच्छे से बताया था, आप पुराने वीडियो को चेक कर लेना। इनर ट्रांजिशन ये रिप्रेजेंटेटिव में मैंने बताया था एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं, और ट्रांजिशन में डी ब्लॉक के आते हैं, और इनर ट्रांजिशन में एफ ब्लॉक के आते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिशन में कौन सा आ जाएगा, डी ब्लॉक के आ जाएंगे। तो डी ब्लॉक वाले ढूंढ लो, डी ब्लॉक वाले कहाँ हैं, देखो सोडियम और कैल्शियम, सोडियम भाई एस का है, कैल्शियम ये भी एस का है, तो ये हो नहीं सकता। मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम ये भी एस का है, ये भी नहीं हो सकता। एस और पी वाले भी नहीं होते, तो डी आंसर है आपका, कॉपर और आयरन ये डी ब्लॉक का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज डायमैग्नेटिक, कौन सा डायमैग्नेटिक, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब इसके कॉन्फ़िगरेशन हमें चेक करने होंगे डायमैग्नेटिक के लिए। तो डी ब्लॉक के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन लिखे, आर्गन के बगल में हम लिख देंगे 4s और 3d। तो आर्गन तक आप कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर लिए होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहला है आपका क्रोमियम। सबसे पहले हम देख रहे हैं किसको, क्रोमियम को। तो क्रोमियम कहाँ पर आता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24 होता है। कितना होता है, 24 होता है। तो 18 तो भर चुके, 2 यहाँ भर दो और 4 यहाँ भर दो, हो जाएंगे 4 2 6। ठीक है, 24 हो जाएंगे। लेकिन क्रोमियम के केस में एक एक्सेप्शन होता है, तो उस एक्सेप्शन की वजह से मैं इसको रेड से लिख दे रहा हूँ कि क्रोमियम के केस में, यानी मैं ये किसका लिख रहा हूँ, क्रोमियम का लिख रहा हूँ, क्रोमियम का। क्रोमियम के केस में होता है 4s1 3d 5। तो देखें इसमें D जो है और S दोनों ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये डायमैग्नेटिक हो नहीं सकता। तो क्रोमियम ख़त्म, क्रोमियम का समझ में आ गया। यहाँ जगह नहीं है तो अब मैं दूसरा फिर से समझा रहा हूँ। अब नेक्स्ट है आपका क्रोमियम के बाद मैं ले लेता हूँ वेनेडियम को। इसका कितना होता है, इसका 23 होता है। तो वही आर्गन में चला जाएगा 18, फिर 4s में जाएंगे 2, तो ये 20 हो गए, और 3d में कितना चला जाएगा, 3 चले जाएंगे। तो देखिए डी में क्या है, यहाँ पर फिर से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 होने की वजह से ये भी नहीं हमारा आंसर हो सकता। इसके बाद चेक कर लें, स्कैंडियम को देख लें। स्कैंडियम में कितने आएंगे, 21 आ जाएंगे। फिर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख दें, आर्गन तक हो जाएगा 18, फिर 4s में जाएगा 2, तो 18 2 20 हो गए, यहाँ तक 18। ठीक है, 4s में जाएगा 2, 18 2 20 हो गए। और स्कैंडियम में 3d 1। अच्छा एक चीज़ हम छोड़ रहे थे, हम चार्ज नहीं निकाल रहे थे, हमने वहाँ तक निकाला। तो उसका भी आप चार्ज निकालोगे तब भी जो है वो कोई भी इसका डायमैग्नेटिक नहीं बनेगा, कोई ना कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो चलिए स्कैंडियम के केस में हम 3+ है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन हमें निकालने हैं। तो एक डी से निकाल दो और 2 एस से निकाल दो, तो ये आर्गन बन जाएगा। ठीक है, तो यानी फुलफिल्ड होंगे, और फुलफिल्ड होने के कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। ये भी ख़त्म और ये भी ख़त्म, तो यहाँ से कुछ भी नहीं बचा। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा तो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो इसका आंसर ही सी है। बाकी आप चेक कर लेना, क्रोमियम से भी इलेक्ट्रॉन निकालोगे तब भी कोई ना कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। इसी तरह वेनेडियम, इसी तरह टाइटेनियम, तो हर केस में इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। और इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो है पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। और सिर्फ एक ही आंसर आपको स्कैंडियम का मिलेगा जो डायमैग्नेटिक का होगा, क्योंकि इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे। ये तो आपको पता होगा ना, कोई भी पैरामैग्नेटिक कब होता है, जब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और डायमैग्नेटिक कब होता है, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, यानी नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये है रूल, पता है। चलिए ठीक है, पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30 क्वेश्चन है हमारा। तो हमारा 13 क्वेश्चन जो है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वेनेडियम का दे रखा है। ये देखिए किसका दे रखा है, वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे रखा है।
तो हमें पता ना कौन सा है, अभी मैंने सिखाया है। पहले क्या करो, आर्गन लिखो। आर्गन में कितने इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए, 18 फिल कर दिए। फिर बचता है, फिर क्या बचता है, 4s और 3d। अब हमें कितने फिल करने हैं, 18 और 23, यानी 5 और डालने हैं। तो 4s में 2 डाल दो, 3d में 3 डाल दो। कितने, यहाँ कोई एक्सेप्शन बनता नहीं है। तो 18 तक यानी 18 तक जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो ये हो जाएगा एकदम सिंपल सिंपल, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहाँ तक तो आर्गन का हो गया। इसमें भी चेक कर लो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, 3s2 3p6, 1s2 यहाँ तक 3s2 3p6 यहाँ तक हो गया। अच्छा, इसमें भी चेक कर लो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 यहाँ तक हो गया। अब बचे ये, इसमें 2 डालने हैं। इसमें कितने डालने हैं, ये देखो, इसमें कितने डालने हैं हमें, इसमें डालने हैं 2। तो 2 देखो यहाँ नहीं है, इसको काट दो। यहाँ 1 है, इसको भी काट दो। नन ऑफ दिस हो नहीं सकता। यहाँ देखो 2 हैं, क्योंकि ऑप्शन मिल रहा है ना, तो नन ऑफ दिस नहीं होगा। यहाँ 2 है और 3D में 3 है, 3D में 3 है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सही सही, साफ साफ दिख गया। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 3 4s2 3d 3। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेंथेनाइट एलिमेंट। लेंथेनाइट किसे कहते हैं, 3D सीरीज आपने पढ़ा होगा ना, सीरियम से लेकर यानी 58 से कहाँ तक जाता है, 71 तक जाता है, ल्यूटेनियम तक। एक सेकंड, ल्यूटेनियम तक, ठीक है। तो 58 से 71, जिसमें से इससे ऊपर यानी 57 पे जो एलिमेंट है, 57 पे जो एलिमेंट आता है उसको हम कहते हैं लेंथेनियम। तो ये एलन जो होता है ये हमारा लेंथेनाइट में नहीं आता, ठीक है, ये याद रखना। बाकी तो तुम्हें पता ही है। अब देखो CD है, ये D ब्लॉक का है, ये तो हो नहीं सकता, ये काट दो। इंडियम भी नहीं है, तो हमारा गेडोनियम है। जब आप इसको यानी लेंथेनाइट सीरीज़ को पूरा लिखेंगे, ठीक है, ये पूरा लेंथेनाइट सीरीज़ होता है। मैंने इसको तो ट्रिक से याद रख रहा है, सीने पर नदियाँ प्रेम में समाई, और इस तरह करके पूरी लेंथेनाइट सीरीज़ मैंने याद की। तो आप जब उसमें चेक करोगे तो गेडोनियम नाम से एक ये और आपको मिल जाएगा GD, ठीक है। तो ये हमारा लेंथेनाइट सीरीज़ का एक एलिमेंट है GD, ठीक है, गेडोनियम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन KMnO4। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना थोड़ा बहुत तो मैंने और भी वीडियो में बताए हैं, लेकिन चलो यहाँ पर आया है तो अच्छे से देख लेते हैं। KMnO4 क्यों आ जाता है, एक सेकंड में थोड़ा सही कर लूँ। KMnO4। चलो जैसे K की बात करें तो K पर आपको सबको पता है पोटेशियम पर +1 चार्ज होता है, तो जितना चार्ज है उतना लिख दो, +1 होता है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1, ठीक है। उसके बाद प्लस में Mn का हमें निकालना है, तो इसका मान लेते हैं x। ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, सबको पता है -2 चार्ज होता है। तो इस ऑक्सीजन -2 की वजह से ये हो जाएगा 4 ऑक्सीजन है, तो 4 दूनी 8, 2 × 4, ठीक है। ओवरऑल चार्ज फिर बराबर में लिखते हैं, ओवरऑल चार्ज यहाँ पर क्या है, इतना 0 है। चलो अब सॉल्व करते हैं। तो x यहाँ से 4 2 8 और +1, यानी 4 2 8 माइनस का और +1 यहाँ से -7 आ रहा है, = 0। तो x = कितना आ गया, 7। ये निकालने का एक आसान सा तरीका है, ये आपने सीख लिया। तो यहाँ पर बताइए Mn का कितना आ गया, +7 आ गया, ठीक है ना। तो Mn का कितना निकल के आया, +7। उसको नहीं समझ में आया, वीडियो को फिर से बैक करके देख सकते हैं, आराम से समझ लेंगे, बहुत आसानी से मैंने समझा दिया इसको। नेक्स्ट है हमारा NiCO4। इसका क्या पूछा है, हाइब्रिडाइजेशन पूछा है। इसका हाइब्रिडाइजेशन एक्सेप्शनली आता है sp3, याद कर लेना। और ये ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। इसको NCERT में डिटेल में बताया है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये है डिस्कशन, क्या लंबा टॉपिक है, तो हम यहाँ बस आपको याद दिला दे रहे हैं, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। तो आप क्या बताएंगे, NiCO4 जहाँ भी कंपाउंड दिख जाए तो बोलना sp3 है, हाइब्रिडाइजेशन है और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। चलिए इसके बाद फिर से लग रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है, अभी जो हमने निकाला था ऑक्सीडेशन नंबर था। एक बार देख लें, ऑक्सीडेशन ही पूछा था ना उस क्वेश्चन में, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा था।
ये हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर के डबल हो जाता है। खैर यहाँ पर हम क्रोमियम का पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन एकदम सेम तरीके से यहाँ पर हो जाएगा K3 है, तो इस पर मतलब इस बड़े वाले ब्रैकेट पर कंपाउंड पर जो चार्ज आएगा वो -3 आएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा Cr, C2O4 यानी ऑक्सीलेट पावर 3, और इस पूरे के ऊपर जो पावर जाएगा वो -3 जाएगा। तो इससे निकाल लेते हैं। क्रोमियम का मान लो X है, C2O4 ऑक्सीलेट के ऊपर जो पावर होता है वो -2 चार्ज होता है, ठीक है। तो -2 चार्ज -2 × 3 ये हो गया, और इक्वल में टोटल चार्ज इसके ऊपर कितना है -3, ये लिख देना। आ गया यहाँ तक। फिर अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लो। तो x बराबर -6 इज इक्वल टू -3, -6 उधर जाएगा +6, तो इधर से 6 में से 3 माइनस हो जाएगा, तो x बराबर 3। ये हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, यानी क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज है, +3 है। ये हमने ऑक्सीडेशन। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका डबल हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बता सकते हो, तो कितना मार्क करेंगे यहाँ पर, डबल यानी 6। एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता था कि हम यहाँ पर देखते, जैसे ये C2O4 ऑक्सीलेट जो है बाईडेंटेड लिगेंड है, तो 3 ऑक्सीलेट है और बाईडेंटेड है यानी 2, तो इस तरह से भी हम डायरेक्ट इसका 6 लगा सकते थे, ठीक है। वैसे ऑक्सीडेशन नंबर से भी कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमें दे रखा है दो कंपाउंड दे रखे हैं हमें। ये कह रहा है कि रिलेटेड, ये कौन सा आइसोमर बना रहा है, बस ये पूछ रहा है हमसे। सबसे पहला ऑप्शन है आयनाइजेशन आइसोमर है, हाइड्रेटेड आइसोमर है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर है, या लिंकेज आइसोमर है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें और इसमें क्या है, इसमें कंपाउंड में और इसमें क्या है। इसमें क्या हो रहा है, SO4 और Br में आपस में एक्सचेंज चल रहा है। तो सबसे पहले ऑप्शन देख ले, जैसे मैं सबसे पहले हाइड्रेटेड कह लूँ, वाटर तो है नहीं तो हाइड्रेटेड हो नहीं सकता। लिंकेज बाईडेंटेड या पॉलीडेंटेड, कोई लिगेंड है नहीं तो ये हो नहीं सकता। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स नहीं हो सकता क्योंकि 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, उसमें ये नहीं हो सकता। आयनाइजेशन है क्योंकि आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है ना, तो ये आयनाइजेशन आइसोमर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या मारेंगे ऑप्शन, आयनाइजेशन आइसोमर, ठीक है। लिंकेज में क्या होता है, बाईडेंटेड यूनिट या बाईडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड आते थे। हाइड्रेटेड में क्या होता था, वाटर आता था। कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, 2 तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, आयनाइजेशन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आयन का एक्सचेंज हो रहा है, ये बाहर चला जा रहा है और ऐसे वो अंदर चला जा रहा है। तो ये कौन सा आइसोमर है, आयनाइजेशन आइसोमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है, इथाइल ब्रोमाइड ऑन रिएक्शन विद सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर गिव्स। अच्छा ये वाला आपने पढ़ा होगा ना। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, एक रिएक्शन होती है जिसे हम कहते हैं वुड्स रिएक्शन। बहुत फेमस रिएक्शन है, पढ़ के जाना। वुड्स रिएक्शन किस तरह काम करता है ये भी देख लो। जैसे R+2Na किसके, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ठीक है, ड्राई ईथर, ये क्या है, RR बना देता है। ये होती है वुड्स रिएक्शन, ठीक है। एक इसमें दूसरी होती है फिटिग रिएक्शन। फिटिग में क्या होता है, फिटिग में क्या होता है, फिटिग में ये RX है, इसको यहाँ X लिख रहे हैं, X की जगह BR हर कुछ भी हो सकता है। तो फिटिग में क्या होता है, जैसे कोई फिनॉल का कंपाउंड, ये इस तरह के बेंजीन पर, यानी बेंजीन ब्रोमाइड या बेंजीन क्लोराइड, इसे भी मैं लिख दे रहा हूँ इसे X से, ठीक है। और इसमें Na जोड़ के 2 बेंजीन आपस में मिलकर इस तरह एक कंपाउंड बना लेती है, ठीक है। ये फिटिग हो जाता है। एक होता है वुड्स फिटिग जिसमें एक R हो और एक बेंजीन हो। तो 3 तरह की रिएक्शन होती है, एक वुड्स रिएक्शन, एक फिटिग रिएक्शन, एक वुड्स फिटिग रिएक्शन, ठीक है। बस ये देख लें किसमें क्या यूज़ करते हैं। अगर स्ट्रेट चाइन यूज़ कर रहे हैं तो वुड्स रिएक्शन, और अगर बेंजीन का यूज़ कर रहे हैं तो फिटिग रिएक्शन, और अगर एक बेंजीन और एक स्ट्रेट चाइन ले रहे हैं यानी R और बेंजीन तो वुड्स फिटिग रिएक्शन। तो यहाँ पर हमें फिटिग रिएक्शन का, ये वुड्स रिएक्शन का क्वेश्चन है। तो इथाइल ब्रोमाइड, यानी इथाइल ब्रोमाइड कैसा होता है, C2H5Br, ये किससे मिल रहा है, सोडियम से, मान लो 2Na से, और ड्राई ईथर इसके ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो हमें 2 R जोड़ने हैं, यानी 2 बार C2 2 बार C2, कितने C2 हो गए, 4। तो इसको हम क्या कहते हैं, इथेन नहीं, इसमें 2 ही हैं। ब्यूटेन, हाँ ब्यूटेन कहेंगे, 4 हो गए ब्यूटेन के अंदर। प्रोपेन नहीं,
3 ही है, इथाइलिन भी नहीं, ठीक है। तो हमें क्या बनेगा कंपाउंड में, ब्यूटेन बनेगा। समझ में आ गया ये क्वेश्चन, क्या बनेगा, ब्यूटेन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अलाइल हेलाइड। अलाइल हेलाइड कौन सा है, अलाइल हेलाइड देखो ये होता है CH2 डबल बॉन्ड और इससे जो हेलोजन जुड़ा हो, जैसे यहाँ पर Cl जुड़ा है, तो ये वाला अलाइल हेलाइड है, यानी ऑप्शन नंबर ए, ये अलाइल हेलाइड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारी रिएक्शन दे रखी है C2H5 प्लस हेलोजन HX की रिएक्शन है और यहाँ पर X बनना है यहाँ। तो हमसे पूछा डिक्रीजिंग और रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी के केस में हमें हमेशा याद रखना, रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होता है, रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होता है वो होता है HI, फिर HBr, फिर HCl, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन देख लो कहाँ है, हाँ ऑप्शन नंबर बी ये दिख रहा है HI HBr HCl, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ये वाली HI HCl HBr ये नहीं हो सकता, ठीक है। फिर ClBr ये उल्टा हो गया, ये नहीं हो सकता। ब्रोमीन चाहे आई बीच में आ रहा है, ये नहीं हो सकता। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। HI HBr HCl और फिर अगर HF आता है तो वो रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इथाइल क्लोराइड इज हीटेड विद AgCN। ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये लिख देता हूँ मैं। ये कह रहे हैं हमसे कि इथाइल क्लोराइड है, यानी C2H5 क्लोराइड Cl है, ठीक है। AgCN के साथ रिएक्शन हो रही है, AgCN के साथ रिएक्शन हो रही है, तो क्या होगा, SN2 रिएक्शन होगी, ये क्लोरीन यहाँ छोड़ से चलो ये क्लोरीन छोड़ के जाएगा और ये CN यहाँ अटैक करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, C2H5 बनता है, CN नहीं, ठीक है। C2H5NC ये याद रखना। CN कब बनता, जबकि यहाँ पर NaCN होता, ठीक है। अगर हम AgCN की जगह NaCN यानी कोई मेटल नहीं होता NaCN होता, तो हम या NaCN ना कह के आप कह लो HCN होता, चलो ठीक है। NaCN की जगह क्या कह लो HCN होता। HCN वाले केस में क्या होता, HCN वाले केस में ये बनता। अगर हम HCN यूज़ करते तो क्या बनता, C2H5CN बनता, C2H5CN बनता। लेकिन AgCN के केस में क्या होगा, C2H5NC बनेगा। तो हम इसका यानी C2H5NC को क्या कहेंगे, यानी C2H5NC को हम क्या नाम देंगे, क्या नाम देंगे, इथाइल साइनाइड देंगे, नहीं, इथाइल आइसोसाइनाइड देंगे, हाँ इथाइल आइसोसाइनाइड C2H5NC। तो ये वाला कंपाउंड बनेगा, ये अच्छे से देख लेना भाई, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं अभी तक, और भी ये पुराने वीडियोस भी इसमें आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें जो बिहार बोर्ड या किसी और बोर्ड की भी तैयारी कर रहे हैं। हर बोर्ड में कॉन्सेप्ट तो सेम ही आता है, तो ठीक है। यहाँ तक अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो हमें कमेंट करके बताएं, और नेक्स्ट वीडियो आप किस पर चाहते हैं, किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। और जब क्वेश्चन जिस दिन आपका जिस दिन एग्ज़ाम हो जाएगा, तो एग्ज़ाम होते ही हम पेपर को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द दे देंगे ताकि आप अपने स्कोर को मतलब स्कोर को पता कर सकें कितने क्वेश्चन आपके हो रहे हैं और कितने सही हो रहे हैं, कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो इस तरह चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और इसके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, ठीक है। ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।